गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है अपना लेसन नंबर 11। देखिए लेसन नंबर 11 में इसमें जो विनिर्माण उद्योग के जो खुले थे उन विनिर्माण उद्योगों में लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग ये हटा दिए गए हैं तुम्हारे। तो विस्तार से देखिए, पहले तो पाठ का परिचय दिया है। परिचय में हमें जानना है विनिर्माण उद्योगों के बारे में, तो ये परिचय तो जरूरी है। विनिर्माण कि कच्चे माल के द्वारा पक्का माल तैयार किया जाता है, उस प्रणाली को हम विनिर्माण कहते हैं। और विनिर्माण उद्योग कि कच्चे माल से पक्के माल तैयार करके और उन्हें बाजार में बेचा जाता है, उनको हम विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो देखिए, कृषि और खनन क्रियाओं के द्वारा कच्चा माल प्राप्त होता है, उद्योगों में जाता है और उद्योगों से फिर बाजार में वह बेचने के काम में आता है, तो हम उसको विनिर्माण उद्योग कहते हैं। तो कृषि एवं खनन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त किए गए पदार्थों में रासायनिक तथा भौतिक गुणों को मानव उपयोग के लिए बहुआयामी रूप में परिवर्तित करने की क्रिया को उद्योग कहा जाता है। बहुआयामी रूप यानी कि अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है और उन वस्तुओं को बाजार में बेचा जाता है। इस क्रिया को हम उद्योग के निर्माण के रूप में कहा जाता है। जैसे कपास से, कपास फसल है तो कपास से सूती वस्त्र का निर्माण करना, ये विनिर्माण उद्योग का उदाहरण है। वर्तमान अर्थव्यवस्था के आधार पर स्तंभों में उद्योग महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे वहां रोजगार का सृजन होता है। वही उत्पादन के व्यापार तथा संबंधित आर्थिक घटकों का विकास होता है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। भारत में उद्योग साक्ष्य के रूप में सूती कपड़े, मिट्टी के बर्तन, कांसे की मूर्तियां, सिंधु सभ्यता में मिलना तथा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार हमारी जो नई दिल्ली में स्थित है, तो ये जंगरोधी लोहा स्तंभ भारतीय प्राचीन औद्योगिक विकास का द्योतक है। कि कुतुब मीनार में जो लंबे लोहा स्तंभ लगे हुए हैं, तो हम इससे पहचान कर सकते हैं कि हमारे ये इतने लोहे स्तंभ बनाए गए कुतुब मीनार के लिए, तो हमारे प्राचीन काल से ही उद्योगों का विकास हो चुका था। यहाँ तक कि भारत तक धातु वस्त्र, स्वर्ण आभूषण तथा जहाज रानी जैसी कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकसित स्वरूप के कारण भारत सोने की चिड़िया के नाम से विख्यात था। कि हमारे यहाँ विनिर्माण हो चुका था, उद्योगों का विकास, जिसके कारण से अधिक आमदनी होती थी भारत के पास, तो भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। परंतु अंग्रेजी आगमन, जैसे अंग्रेजी प्रशासन आया, अंग्रेजी सरकार आई, उनकी दमनपूर्ण नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले कुटीर व लघु उद्योगों को नष्ट किया गया। यानी कि लघु और जो छोटे कुटीर उद्योग थे वो धीरे धीरे नष्ट होते चले गए और अंग्रेज सरकार ने बड़े उद्योगों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। तो ये तो था आपके पाठ के परिचय। और अब देखिए, भारत में आधुनिक उद्योगों का जो आरंभ हुआ, सूती वस्त्र उद्योगों का, यह आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो बच्चों इसे आप क्रॉस का निशान लगा लीजिए। ये लोहा और इस्पात उद्योग कोर्स में नहीं है इस साल, बहुत ही वर्ष याद रखने पड़ते थे, इसमें आपको इसमें से हटा दिया गया है। नेक्स्ट पेज पर चलिए, आप निशान लगाते जाइए। नेक्स्ट पेज पर दिया है आपके ये सारणी, ये भी सिलेबस में नहीं है, इधर का पार्ट भी सिलेबस में नहीं है। फिर है सूती वस्त्र उद्योग, यानी कपास से जो कपड़ा बनाया जाता था, वो इस साल इस कोर्स इसमें से आपको यह उद्योग हटा दिया गया है। तो सूती वस्त्र उद्योग का भी सारा टॉपिक कैंसिल कर लीजिए। अलग अलग राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग बता रहे थे, ये अब आपके इस साल कोर्स में नहीं आएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जिसका कच्चा माल था चूना पत्थर, ये आपके कोर्स में नहीं है, इसको इस साल हटा दिया गया है। इस पार्ट को बहुत ही छोटा कर दिया गया है, ये सिलेबस में नहीं है। फिर राजस्थान के उद्योगों के बारे में भी नहीं बताया है इसमें से। और फिर कागज उद्योग, जो पेड़ पौधों की वनस्पति से जो कागज बनाया जाता था, ये उद्योग, कागज उद्योग भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आप निशान लगा लीजिए क्रॉस के कि कागज उद्योग भी कोर्स में नहीं है।
फिर शुरुआत होती है आपके, इसमें केवल एक ही टॉपिक रखा है, औद्योगिक प्रदूषण। इस औद्योगिक प्रदूषण को आपको गहनता से पढ़ना है। केवल ये एक ही टॉपिक रखा है, औद्योगिक प्रदूषण और राजस्थान में औद्योगिकरण। तो देखिए, विस्तार से आपको जानना है कि औद्योगिक प्रदूषण कैसे होता है। क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योगों की आवश्यकता हुई, अधिक से अधिक देशों में उद्योग खुलने लग गए, तो उन उद्योगों से निकलने वाला जो धुआं है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो किस तरह से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो नदियों में जाकर के जो अपशिष्ट पदार्थ मिलता है, वो भी नदियों को गंदा कर रहे हैं। इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन सी जगह उद्योगों से निकलने वाला धुआं, जिससे हमारे पक्षी मर रहे हैं पर्यावरण में, और कई उद्योगों को जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नदियों में बहा दिया जाता है, तो नदियों में जल मछलियां भी मर रही है। तो इसका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। देखिए कि विनिर्माण उद्योग जहाँ देश के आर्थिक तंत्र के विकास में सहायक है, वहीं देश में परिस्थितियों को जन्म भी देते हैं जो मानव सभ्यता तथा प्रकृति के विनाश में सहायक रहे हैं। कहते हैं कि ये विनिर्माण उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि ये हमें सहारा प्रदान करती है, अर्थात आर्थिक तंत्र का विकास करती है, किंतु हमें ये नुकसान भी पहुंचाते हैं। देश में जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण हुआ है, औद्योगिकरण कहते हैं अधिक से अधिक उद्योगों का खुलना, औद्योगिकरण कहलाता है। वहाँ नगरीकरण की तीव्र गति में हुआ। नगरीकरण भी कहते हैं कि अधिक से अधिक नगरों में जाकर के लोगों का बसना, वो नगरीकरण कहलाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा बड़े बड़े शहर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, नागपुर, सूरत। इन नगरों जल तथा वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक उच्च है। देश में केंद्रीय जल मल नियामक बोर्ड के मतानुसार गंगा था उसकी सहायक यमुना के किनारे स्थित। कहते हैं कि हमारी जो पवित्र नदियां गंगा और यमुना, उसके किनारे पर बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं। वो उद्योग कौन कौन से हैं? जैसे चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, खाद, रसायन तथा औषधि उद्योगों के अपशिष्ट के कारण बहुत अधिक प्रदूषित हो चुकी है। ये दोनों नदियां जिनमें लोग इन उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है वो इसमें बहाते हैं, जिनके कारण दोनों नदियां बहुत गंदी हो गई है। इसी प्रकार गोमती नदी जो लखनऊ के समीप कागज तथा गन्ना उद्योग के अपशिष्ट के कारण अत्यधिक विषाक्त हो चुकी है। कहते हैं कि गोमती नदी में इन विनिर्माण उद्योगों का, जिन जिन में देखिए, एक तो कागज उद्योग और एक गन्ना उद्योग, इनसे निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है वो गोमती नदी में डाला जाता है, जिसके कारण से ये बहुत जहरीली हो गई है। इसके कारण अक्सर मछलियां मरी हुई पाई जाती है। वहां उस पानी में जो मछलियां हैं वो धीरे धीरे मर रही है। एक अध्ययन के मुताबिक देश में 30% महानगरीय जनसंख्या जहाँ सांस की तकलीफ होती है, तो सांस से लोग परेशान होते हैं, जिसमें कई प्रकार की बीमारियां होती है। तो देखिए, ये बीमारियों से ग्रसित हो रही है। ये सभी बीमारियां वायु में हानिकारक विषैले तत्वों कार्बन, सीसा, सल्फर तथा अन्य कारक नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मानव शरीर तथा मृदा तथा जल पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे मानव में विभिन्न भयानक बीमारियां जैसे कैंसर, रक्त तथा चमड़ी संबंधी बीमारियों को जन्म देती है। तो ये बीमारियां सांस, जो हमारे वातावरण में हम श्वास लेते हैं, तो श्वास में निकलने वाले जो विषैले पदार्थ हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा, कार्बन, सीसा, सल्फर और अन्य नाइट्रोजन, ये सारी की सारी हमारी फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है, जिसमें अनेक भयानक बीमारियां संचालित हो जाती है। जिसमें कौन कौन सी है? कैंसर है, रक्त और चमड़ी संबंधी बीमारियां अधिक से अधिक हो रही है। तो औद्योगिक अपशिष्ट जल तथा वायु के माध्यम से समुद्री भागों में पहुंचकर स्थानीय परिस्थिति तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे भोजन श्रृंखला प्रभावित होती है और समुद्री जीव जंतु तथा वनस्पति मरने लगे हैं। क्योंकि नदियां जब गंदी होने लग गई, नदियों से वो अपशिष्ट पदार्थ बरसात के दिनों में अधिक से अधिक तीव्रता के साथ वो जाकर के समुद्र में गिर जाते हैं। तो वहाँ समुद्री वनस्पति
और वहाँ आसपास के किनारों में लगने वाली जो बड़े पेड़ पौधे हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं। समुद्र में रहने वाले जीव भी नष्ट हो रहे हैं। समुद्री जहाज़ों के अपशिष्ट का निस्तारण समुद्र में तेल टैंकरों से, जो तेल टैंकर है उनसे होने वाली दुर्घटनाएं, समुद्रों में तेल का निकालना और तटों के समीप शोधन करना तथा परमाणु बम के परीक्षण ऐसे कार्य जो समुद्री जल को प्रदूषित कर रहे हैं। तो आज मानव अपनी आवश्यकता के लिए अधिक से अधिक समुद्र के अंदर, जहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है, जहाज टकरा जाते हैं या उनका तेल का जो टैंकर है वो फट जाता है, तो समुद्र के ऊपर पानी पर तेल की मात्रा बढ़ जाती है। या कहीं कहीं पर समुद्र के गहराई में तेल निकाला जाता है, तो वहाँ पर भी कभी कभार वहाँ पर खनन क्रिया के द्वारा अधिक से अधिक समुद्र में अनेक अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं। तो भारत में हर 8 में से एक पक्षी लुप्त होने के कगार पर है। कि भारत में अनेक प्रजातियां हैं, तो 8 में से एक पक्षी धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि औद्योगिकरण व परिवहन के साधनों तथा मार्गों से इनके प्राकृतिक आवास तथा भोजन के स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं। कि जैसे जैसे उद्योग बढ़ रहे हैं, उद्योग बढ़ने के कारण, और दूसरी बात परिवहन के साधन भी बढ़ रहे हैं, तो इनके मार्गों में रुकावट हो रही है। इन जीव जंतुओं के परिवहन के साधन ज़्यादा हो गए हैं, तो परिवहन के साधनों से आज देखते हैं सड़कों पर बहुत सारे जो पशु हैं वो जंगली पशु मर जाते हैं। तो पशुओं की और जीव जंतुओं की संख्या कम होती जा रही है। इस प्रकार नगरों में वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा, नगरों में जहाँ अधिक से अधिक उद्योग हैं, उन उद्योगों से निकलने वाला धुआं पर्यावरण में मिलता है और पर्यावरण में मिलकर के वर्षा से क्रिया करके अम्ल वर्षा बन जाती है। और गंदे जल को प्रभावित करने से भूमि में विषैली तत्वों के मिलने से उर्वरता में कमी हो रही है। कि इस पर्यावरण में ऊपर जैसे जैसे ये विषैली गैसें हैं वो बारिश के कारण धुल करके जैसे ही जमीन पर आती है, तो जमीन की उर्वरता शक्ति को कमजोर बना देती है, तो फसलों में बहुत बड़ा नुकसान होता है। साथ ही तापमान में वृद्धि से सदावाहिनी नदियों के जल स्रोत गंगोत्री यमुनोत्री सूखने के कगार पर है। ये बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है इन गैसों के कारण, जिनसे नदियों में अधिक से अधिक पानी बह रहा है। तो ये ऐसा लगता है कि ये सूखने के कगार पर है, यानी कि जब बर्फ जमेगी ही नहीं तो पानी बहकर के कैसे निकलेगा, तो ऐसा लग रहा है। यदि औद्योगिकरण का यही रूप रहा, अगर उद्योगों का विकास ऐसे ही चलता रहा, लगातार उद्योग बढ़ते गए, तो वो दिन दूर नहीं कि मानव विभिन्न बीमारियों से ग्रसित होकर अकाल, सूखे तथा बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझता नजर आएगा तथा आगामी पीढ़ियों के पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अतः हमें संवर्धी या सुविकसित औद्योगिकरण विकास का मार्ग अपनाना होगा। तो हमें ऐसे विचार करना है कि हमें उद्योग तो चलाने हैं ही विकास करने के लिए, उन उद्योगों को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना है ताकि उनसे निकलने वाला धुआं पर्यावरण में नहीं मिले। उस धुएं के लिए हमें ऐसे यंत्र लगाए जाने चाहिए कि वो उन जहरीली कार्बन के अवशेषों को अवशोषित करे और पर्यावरण में नहीं जाने दे। तब तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा और हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचा सकते हैं, वरना आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचेगा अगर हम उद्योगों को सही तरीके से नहीं चलाएंगे। तो ये था तुम्हारे औद्योगिकरण के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान में औद्योगिकरण, ये हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बच्चों ये याद कीजिए, औद्योगिकरण में से कई बार प्रश्न आ चुका है, केवल मात्र एक पेज है इसमें, उस एक पेज में से प्रश्न बनता है, बहुत सी लाइनें याद करनी पड़ेगी। तो राजस्थान में औद्योगिकरण नेक्स्ट देखो। आज इतना ही, धन्यवाद।